ठीक है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के दो मेथड देखे थे, चेंज इन मास मेथड और चेंज इन वॉल्यूम मेथड। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था देखना, और हमने कोलिजन थ्योरी तक देख लिया था। हमने इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, सक्सेसफुल कोलिजन क्या होती है, वो भी देख लिया था। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, वो भी देख लिया था। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर रेट ऑफ अ रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करता है, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो स्पीड ऑफ अ रिएक्शन या रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरह से देखेंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, increases rate of a reaction। इसका रीजन क्या होता है, एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो मोर particles have energies greater than activation energy, hence frequency of effective collisions increases। अब हम लोग एग्जाम्पल के लिए जो हमारा हम रिएक्शन की एग्जाम्पल ले रहे थे, जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होता है HCl के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी रिएक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं और इस रिएक्शन को हम दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में करवा के देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लेट्स टेक ए टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, और इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा कराते हैं और इसमें टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन करवाएंगे। तो अब जब इनके ग्राफ बनाओगे तो हम ग्राफ जो है वो दोनों ग्राफ बनाएंगे, चेंज इन वॉल्यूम मेथड से रिएक्शन करेंगे और चेंज इन मास मेथड से भी इस रिएक्शन का रेट स्टडी करेंगे। जब आप चेंज इन वॉल्यूम मेथड वाला ग्राफ बनाओगे बोथ फॉर एक्सपेरिमेंट वन एंड एक्सपेरिमेंट टू, तो जो इसमें से फास्ट रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंट टू would be faster because the temperature is higher, and experiment one would be slower because the temperature is lower. So if we make a graph of change in volume versus time, so for temperature of 50 डिग्री सेल्सियस फॉर एक्सपेरिमेंट वन, अगर हमारे पास ग्राफ ऐसा बन रहा है तो एक्सपेरिमेंट टू के लिए हमारे पास जो ग्राफ बनेगा उसका जो कर्व होगा दैट वुड बी मोर स्टीपर, मींस उसका ग्रेडियंट जो होगा वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो एक्सपेरिमेंट टू हैज अ steepest gradient, so it means it is fast, and experiment one is slow। सिमिलरली अगर हम मास वर्सेस टाइम वाले ग्राफ पे इनका कर्व बनाएंगे तो मास हमें पता है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है एज ए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, और ये हमेशा लाइन जो है ना वो इसी तरह से बनती है। तो अगर एक्सपेरिमेंट वन का ग्राफ इस तरह से बन रहा है तो एक्सपेरिमेंट टू का जो कर्व होगा इट वुड हैव ग्रेटर ग्रेडियंट, तो इट वुड बी मोर स्टीपर, और वो जल्दी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्योंकि वो फास्ट चल रहा है। सही है। देखो, कोई इक्वेशन और फॉर्मूला याद नहीं करना, वो तो हर रिएक्शन टू रिएक्शन आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगी। बस ये डिटेल याद रखनी है असन, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, hence frequency of effective collision increases, so it is enough for 2 marks, but if the question comes for 3 marks then you have to write the complete detail, so I would recommend कि आप पूरा का पूरा ही याद करो, 2 मार्क्स में भी ये पूरा लिख के आओ, 3 मार्क्स में भी ये पूरा लिख के आओ। अभी आ रहे हैं बस इसके पास पेपर्स पे, आज ही खत्म हो जाएगा ना, ये टॉपिक छोटा सा है बस। आगे बढ़े।
चलो, नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर के बाद कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, नाउ प्रेशर। देखो, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा अगर, अच्छा टेम्परेचर के लिए ना एक बात याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम ज्यादा नहीं हो सकता। देखो, चेंजिंग टेम्परेचर changes rate of a reaction but not amount of product formed। ठीक है, ये बात भी याद रखना। अच्छा, जो नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रेशर का। अब प्रेशर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा अगर प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन प्रेशर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकता है। अगर सॉलिड और लिक्विड है हमारे पास रिएक्टेंट्स तो प्रेशर का इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। पहले ये लिख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, फिर एग्जांपल ले लेते हैं। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ gaseous reactants increases rate of a chemical reaction। और इसका रीजन क्या है? एज पार्टिकल्स मूव, प्रेशर इंक्रीज करने से वो एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं ना पार्टिकल, तो उनके फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब टकराने के चांसेस बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएगा। Increasing pressure of gaseous reactant increases rate of a chemical reaction as particle move closer to each other. Hence, frequency of effective collision increases। प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की एनर्जी में चेंज नहीं आता। ठीक है, अभी यह उस लास्ट पेज दिखाना है, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, प्रेशर में हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप आगे हमने बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे देखने हैं क्वेश्चंस में, इसमें ग्राफ आ रहा होगा। बट चलो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये वाला हेबर प्रोसेस देख लें, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैस फेज में। तो अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को हायर प्रेशर पे कराओगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, लोअर प्रेशर पे सॉरी हायर प्रेशर पे कराओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, लोअर प्रेशर पे कराओगे तो स्लोअर होगा। तो वही वैसे ही ग्राफ बनेंगे इसके। तो इसके ग्राफ हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चंस के साथ करेंगे इसके। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ फैक्टर है डेट कैन अफेक्ट दी रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो है सरफेस एरिया। अच्छा, अब सरफेस एरिया क्या होता है बेसिकली? आपके पास बेसिकली सरफेस एरिया इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर रिएक्टेंट पार्टिकल जो है वो स्मॉलर इन साइज है तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। देखो, सरफेस एरिया हम कहते हैं टोटल एरिया एक्सपोज्ड को। अगर आपसे कहा जाए ना कि सरफेस एरिया को डिफाइन करो, तो सरफेस कहा तो नहीं जाएगा। खैर, सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल एरिया एक्सपोज्ड। जैसे अगर आप कुकिंग करते हो तो उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, अगर आप कभी चिकन कुक कर रहे हो तो चिकन का अगर आप एक बड़ा पीस फ्राई पैन में डालोगे तो इट विल टेक लॉन्गर टू कुक। लेकिन अगर उसी पीस को अगर आप छोटे छोटे पीसेस करके अगर फ्राई पैन में डालोगे तो वो और जल्दी बन जाएगा। उसको और छोटा कर दो, मिंसिंग कर दो, उसकी कीमा बना दो तो वो और जल्दी पक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम साइज ऑफ
पार्टिकल्स छोटा करते हैं ना, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स छोटा करने से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। व्हेन वी डिक्रीज साइज ऑफ पार्टिकल्स व्हाट हैपेंस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया, एरिया एक्सपोज होता है। जो अंदर का एरिया पहले डायरेक्टली फ्राई पैन की हीट से एक्सपोज नहीं हो रहा था, जब आपने उसको छोटा किया साइज को, तो वो जो अंदर वाला एरिया वो भी अब एक्सपोज हो गया ना, वो भी बाहर की तरफ आ गया जब आपने काट दिया उसको। तो क्या होगा, जल्दी कुक हो जाएगा वो। इसी तरह जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो और अगर रिएक्टेंट पार्टिकल्स का साइज अगर आप छोटा छोटा कर दो, छोटा छोटा साइज करोगे, तो एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने का मतलब है डिक्रीजिंग साइज ऑफ पार्टिकल। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से इंक्रीजिंग सरफेस एरिया और डिक्रीजिंग साइज ऑफ पार्टिकल्स increases rate of a reaction। और इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। ये वाला वर्ड तो सब फैक्टर्स में आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। खुदा खासा क्वेश्चंस में फंस जाओ, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो ये तो लिख के ही आ जाना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। अब इसमें हम एग्जाम्पल के लिए ना वही वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस होता है। जब ये रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड, एक्वस फॉर्म में सॉल्युबल सॉल्ट है। वाटर बनेगा लिक्विड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी गैस फॉर्म में। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम क्वेश्चंस में ये मार्बल के नाम से भी होता है और लाइमस्टोन के नाम से भी होता है। इस रिएक्शन को हम लोग 3 बार करवाएंगे, मतलब वी विल परफॉर्म 3 एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3। और इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग सिर्फ चेंज क्या करेंगे, हाँ हसन, प्रेशर वाला ग्राफ भी टेम्परेचर जैसा होगा, सरफेस एरिया भी टेम्परेचर जैसा ही होगा, कंसंट्रेशन सबके ग्राफ तो एक जैसे ही हैं। देखो एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो लेट से 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन थोड़ी बढ़ा देते हैं, 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले लेंगे। नहीं अच्छा, कंसेंट्रेशन नहीं, सरफेस एरिया पड़ रहा है ना, सॉरी सॉरी, टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किस तरह से चेंज करेंगे, अब सरफेस एरिया किसी लिक्विड का या एक्वा सॉल्यूशन का चेंज नहीं हो सकता। सरफेस एरिया सिर्फ सॉलिड का ही चेंज होगा। सॉलिड के पार्टिकल्स का साइज छोटा छोटा कर सकते हो, किसी लिक्विड या गैस का साइज छोटा बड़ा थोड़ी कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट 1 में हम क्या करते हैं कि हम लार्ज पीसेस या लम्प्स भी कहते हैं इसको, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, या मार्बल कह देते हैं इसको। एक्सपेरिमेंट 2 में हम क्या करते हैं, ये जो हमने मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट लिया इसको थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं। छोटा छोटा कैसे करेंगे, इसमें हम चिप्स ले लेते हैं, इसकी साइज छोटा कर देंगे, चिप्स ऑफ मार्बल ले लेते हैं। और अगर मुझे साइज और छोटा करना है तो उसके लिए फिर हम और उसको ना छोटा करने के लिए पाउडर क्रश करके पाउडर बना लेंगे। तो इसमें हम पाउडर्ड मार्बल ले लेते हैं। तो सरफेस एरिया हमारे पास सबसे ज्यादा किस एक्सपेरिमेंट में है, एक्सपेरिमेंट 3 में। ठीक है, इसमें हमारे पास लार्जेस्ट सरफेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट किसका होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट 3 का। और एक्सपेरिमेंट 1 में वी हैव स्मॉलेस्ट
सरफेस एरिया, तो इसका रेट जो होगा वो स्लोवेस्ट होगा। अगर मैं इनके ग्राफ्स बनाऊं, आगे कर दूं जरा। देखो एक्सपेरिमेंट तो हसन वो कोई भी दे सकता है ना, बस उसमें वो जो रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया है उसके बारे में पूछेगा। अभी आते हैं क्वेश्चन, अभी देखोगे ना समझ आ जाएगा, कोई इतनी खास चीज नहीं है ये। आगे कर दूं। देखो इनके अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो रही है ना, तो वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम मेथड भी कर सकते हैं, चेंज इन मास मेथड भी कर सकते हैं। दोनों का ही देख लेते हैं बना के। एक्स एक्सिस पे दोनों में टाइम लेना है, और वाई एक्सिस में एक ग्राफ में वॉल्यूम ले लेते हैं और एक ग्राफ पे चेंज इन मास मेथड से देख लेते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट वन है उसका जो रेट है वो स्लोवेस्ट है। दिस इज एक्सपेरिमेंट वन। एक्सपेरिमेंट टू का रेट एक्सपेरिमेंट वन से ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है, तो उसका ग्राफ ज्यादा स्टीपर होगा। और एक्सपेरिमेंट वन मोस्ट स्टीपेस्ट होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे बड़ा है, क्योंकि साइज सबसे छोटा है ना, पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है, तो इसका ग्राफ मोस्ट स्टीपेस्ट होगा। तो रेड वाला जो है वो एक्सपेरिमेंट वन का है, जो सबसे जल्दी खत्म हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट वन इज स्लोवेस्ट, एक्सपेरिमेंट वन इज फास्टेस्ट। अब अगर यही काम हम चेंज इन मास वर्सेस टाइम वाले ग्राफ पे कर्व बनाएंगे, तो अगर एक्सपेरिमेंट वन का मोस्ट स्टीपेस्ट बनेगा कर्व, ये फास्टेस्ट होगा। देन एक्सपेरिमेंट टू, वो ज्यादा देर बाद जाके कांस्टेंट होगा, जीरो होगा। एंड देन एक्सपेरिमेंट थ्री, जो कि स्लोवेस्ट है। चलें भाई आगे बढ़े, बना लिए कर्व। हाँ सॉरी, एक्सपेरिमेंट थ्री फास्टेस्ट है, क्या हो रहा है यार। सॉरी, फास्टेस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट थ्री है। रेड वाला है ना, दैट इज एक्सपेरिमेंट थ्री। कलर तो सही गए, ले कलर दिया। और स्लोवेस्ट जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंट वन है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वन लिखा है ना वहाँ थ्री कर दो प्लीज। और जहाँ वन, एक्सपेरिमेंट थ्री इज योर फास्टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट वन इज योर स्लोवेस्ट। तीन तीन कलर्स में ना मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, थैंक यू। सही है भाई, समझ आ गई सबको बात। फास्टेस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट थ्री है क्योंकि उसमें जो सरफेस एरिया है वो लार्जेस्ट है। क्यों लार्जेस्ट है? क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉलेस्ट है, प्रोडक्ट फॉर्म में है ना। आगे बढ़े।
अच्छा चलो, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट हमारा था कैटलिस्ट, फिफ्थ फैक्टर। कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट की डेफिनेशन हमने एनर्जेटिक्स में भी पढ़ी है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यूजिंग कैटलिस्ट increases rate of a reaction as it decreases the activation energy of a reaction. So more particles have energies greater than activation energy. Hence, frequency of effective collision increases. अच्छा, अब ये जो कैटलिस्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, ये देखो ये डिफरेंट है। कैटलिस्ट पता है क्या करता है? कैटलिस्ट पार्टिकल्स की एनर्जी नहीं बढ़ा रहा। इसको ना इस तरह से अज्यूम इमेजिन करो, ये है ना हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक एनर्जी बैरियर है। इस एनर्जी बैरियर को जो पार्टिकल्स क्रॉस कर सकते हैं वही प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में सबके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। सिर्फ कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, जिनको मैं रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ ना। बल्कि एक काम करते हैं, जो जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है ना, उनको ब्लू कलर में बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिन पार्टिकल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है वो इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ज्यादा पार्टिकल्स इस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाए, तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 2 फैक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, टेम्परेचर को और कैटलिस्ट को। देखो, टेम्परेचर और कैटलिस्ट में क्या फर्क है? जब मैं इसको हीट करूंगा इन रिएक्टेंट पार्टिकल्स को, तो पहले अभी सिर्फ देखो 3 पार्टिकल्स हैं जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन जब मैं इनको हीट करूंगा तो सारे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी। और वो पार्टिकल जिनके पास पहले एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी, अब लेट से उनके पास भी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई है। सबके पास नहीं आई लेकिन कुछ के पास आ गई। भाई ये इस तरह की एग्जाम्पल है, जैसे अगर एक आपके सामने एक बॉल है, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप सब जो है ना एक रिएक्टेंट पार्टिकल्स हो, जाओ उस वॉल को क्रॉस करो। तो अब जो है वो अभिया ने वॉल को जंप कर लिया, अभिया क्रॉस द वॉल, क्योंकि अभिया के पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी थी। अनंता आई, अनंता ने भी वॉल को क्रॉस कर लिया क्योंकि उनके पास भी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी थी। ठीक है। हसन आया, हसन ने भी वॉल को क्रॉस कर लिया, उसके पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी थी। अब अब्दुल्ला जो है वो आया और वॉल से टकरा के गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी थी, तो वो क्रॉस नहीं कर सका। अब मैं क्या करूं? अगर मैं आप सबको ना हीट एनर्जी दूं या कुछ खिलाऊं पिलाऊं, आप लोगों की एनर्जी बढ़ाऊं, तो क्या होगा कि आप सबकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन सबकी सबकी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो जाएगी। लेकिन पहले जिन लोगों के पास एनर्जी कम थी, उनमें से कुछ के पास अब आ जाएगी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो भी वॉल को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब वो भी प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इन शॉर्ट, ऑल इन ऑल क्या हो रहा होगा? अब ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन कैटलिस्ट पता है क्या करता है? कैटलिस्ट पार्टिकल्स की एनर्जी नहीं बढ़ाता। कैटलिस्ट पता है क्या करता है? कैटलिस्ट एनर्जी बैरियर को ही कम कर देता है। मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, ये टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहे थे अभी हम। कैटलिस्ट क्या करता है कि जो बैरियर है या ये जो वॉल है, इसी को छोटा कर देता है।
इससे क्या होता है कि हमारे पास वो वाले पार्ट, अब कैटलिस्ट पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज नहीं कर रहा, तो अभी भी वही पार्टिकल्स हैं सारे, उनकी उतनी ही एनर्जी जितनी पहले थी। लेकिन क्योंकि वॉल छोटी हो गई है, तो अब कुछ और पार्टिकल जिनकी एनर्जी पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी से कम थी, लेकिन अब हमने एक्टिवेशन एनर्जी ही कम कर दी है ना, तो और ज्यादा पार्टिकल जो है वो इस वॉल को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मैंने बैरियर ही छोटा कर दिया है। तो पहले कुछ पार्टिकल जिनके पास जो उनकी एनर्जी पहले थी अभी भी उतनी ही है, लेकिन अब क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है तो उनकी एनर्जी क्वालिफाई कर जाएगी प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो जम कर जाएंगे। अभी भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके पास ये कम एक्टिवेशन एनर्जी से भी कम एनर्जी है। ठीक है, समझ आई बात? तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि कैटलिस्ट पूरी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ही नीचे ले आता है। सो मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट डालने से पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ही हमने कम कर दी है कैटलिस्ट डाल के। सो नाउ मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। क्लियर है भाई? अब जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो बायो वाले हैं ये रिएक्शन वो हमेशा पढ़ते ही है, डिकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम विद कैटलिस्ट भी करवा सकते हैं, विदाउट कैटलिस्ट भी करवा सकते हैं। अब जब हम रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट करवाते हैं तो आपको पता है वो रिएक्शन क्या कहलाता है, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। पढ़ा है ना एनर्जेटिक्स में? और इस रिएक्शन को हम लोग विद कैटलिस्ट भी करवा सकते हैं। इस रिएक्शन का जो कैटलिस्ट होता है वो होता है मैंगनीज फोर ऑक्साइड MnO2। अगर इस रिएक्शन को मैं विद कैटलिस्ट करवाऊंगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा, फास्ट होगा। दिस इज कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊं, इसका मैं चेंज इन मास ग्राफ नहीं बना रहा, सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम ग्राफ बना रहा हूँ, क्योंकि ये वो जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है ना बस उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सपेरिमेंट 1 कह देते हैं, दूसरी जो इक्वेशन लिखी है विद कैटलिस्ट उसको एक्सपेरिमेंट 2 कह देते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 2 का जो रेट होगा वो ऑब्वियसली फास्ट होगा, क्योंकि उसमें हमने कैटलिस्ट यूज किया हुआ है। अगर एक्सपेरिमेंट 1 का ग्राफ इस तरह से बन रहा है तो एक्सपेरिमेंट 2 जो होगा उसका कर्व जो होगा वो मोर स्टीपर होगा। दिस एक्सपेरिमेंट 2 एंड द ब्लू वन इज एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 2 इज फास्टर बाय बिकॉज इट इज अ कैटलाइज्ड रिएक्शन, कैटलिस्ट यूज किया, और एक्सपेरिमेंट 1 में हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया। लेकिन कैटलिस्ट यूज करने से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम ज्यादा नहीं हो सकता, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना विदाउट कैटलिस्ट आपने बनाया था। तो कैटलिस्ट does not change the amount of product formed। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। जी हुजैफा पूछो। हाँ, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, वॉल्यूम देखो हमारे पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम हम लोग मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बन रही है, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में बनेगा ना। तो वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड है एक्चुअली, मोर स्पेसिफिकली दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड, वाई एक्सिस पे। हुजैफा यही पूछ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ें। इसी तरह देखो हमने ना एक फैक्टर और लिखा था, वो था आपका कंसेंट्रेशन ऑफ अ कैटलिस्ट।
अब ये फैक्टर, बस इसके बारे में ये याद रखना कि अगर मैं कैटलिस्ट फॉर एग्जांपल ज्यादा कंसंट्रेटेड यूज करूं या फिर ज्यादा अमाउंट में यूज करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा बढ़ेगा। मतलब अगर मैं कैटलिस्ट और अच्छा वाला यूज करूं तो और ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, मतलब मेरे पास दो एक्सपेरिमेंट हैं। एक एक्सपेरिमेंट वन है जो कि बिल्कुल ही अनकैटलाइज्ड है, इसमें कोई कैटलिस्ट ही यूज नहीं किया हुआ। एक एक्सपेरिमेंट टू है जिसमें मैंने कैटलिस्ट यूज किया है, और उस कैटलिस्ट की जो कंसंट्रेशन है, लेट से एग्जांपल नहीं ले रहा, जो भी कैटलिस्ट है, कैसेट की जो कंसंट्रेशन है वो लेट से 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। और एक एक्सपेरिमेंट थ्री किया है मैंने, उसमें भी सेम कैटलिस्ट यूज किया है, और उसमें जो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन है लेट से वो 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो इसमें से जो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगा वो एक्सपेरिमेंट थ्री होगा, और स्लोवेस्ट ऑफ। सही है, मुसद्दिक कुछ पूछ रहे हो? चलो मूविंग ऑन, चैप्टर खत्म हो गया, जरा पास पेपर्स पे चलते हैं इसके। एक मिनट ली, ये वाला देखना है, कंसंट्रेशन ऑफ अ कैटलिस्ट, या इसके ऊपर वाला? हो गया डन, चलो आ जाओ। ओके जी, क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन में इज सेइंग इन टू एक्सपेरिमेंट्स वन एंड टू, an excess of powdered calcium carbonate was reacted in a flask। देखो इसमें powdered calcium carbonate हुआ है excess form में। ठीक है, in experiment one the carbon dioxide evolved was collected and the volume of gas measured at regular intervals। In experiment two the mass of the flask and its contents was measured। experiment टू में change in mass method स्टडी कर रहा है, और एक्सपेरिमेंट वन में चेंज इन वॉल्यूम मेथड है। ठीक है, दोनों के ग्राफ अलग अलग बनेंगे, वॉल्यूम का इंक्रीज होता है और मास का डिक्रीज होता है। आपसे पूछा है द रिजल्ट्स ऑफ बोथ द एक्सपेरिमेंट्स वर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ्स, व्हिच ग्राफ करेक्टली शोज द रिजल्ट ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट्स। भाई चेंज इन वॉल्यूम वाला ग्राफ जो है वो कौन सा होगा हमारे पास? वॉल्यूम वाला ग्राफ डब्ल्यू है। एक्स में भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी हमने जितने भी कर्व बनाए हमारा वॉल्यूम कभी इस तरह से इंक्रीजिंग कर्व तो नहीं होता ना। एक्स इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें देखो ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। देखो जब जब रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज होता है, तो ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज होता है। तो हमारे पास जो कर्व के शेप बनता है वो कैसा बनता है? तो डब्ल्यू में बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम वाला कर्व बनेगा वो डब्ल्यू वाला होगा, और हमारा वॉल्यूम वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा? एक्सपेरिमेंट वन है ना, वॉल्यूम वाला, जिसमें हमने चेंज इन वॉल्यूम मेथड स्टडी किया है। तो एक्सपेरिमेंट वन का कर्व कौन सा होगा? डब्ल्यू वाला। सिमिलरली चेंज इन मास मेथड वाला कर्व कौन सा है? वाई वाला। ठीक है, इसमें ये एक्सपेरिमेंट टू होगा। जेड क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मास डिक्रीज होके जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीरो? क्योंकि जब ये रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला रिएक्शन है ना, जब भी हम बार बार उसी की एग्जांपल ले रहे थे, क्वेश्चन में भी बार बार यही रिएक्शन देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, लेकिन बाकी के जो प्रोडक्ट हैं कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, वो तो अभी फ्लास्क में ही है ना, वो थोड़ी बाहर निकल रहा है। तो मास जीरो थोड़ी हो जाएगा फ्लास्क का, डिक्रीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निकलने की वजह से, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकता ना कभी, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट भी तो रिएक्शन मिक्सचर में ही है अभी। तो इट मीन्स के मास ने जीरो पे जाके टच नहीं होना है। तो मास वाला एक्सपेरिमेंट टू
का जो कर्व है वो y है, तो एक्सपेरिमेंट 2 y है और एक्सपेरिमेंट 1 कौन सा है, w है। तो आंसर क्या बना, ए बना। सियाला समझ आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे जो उसने मेथड हमें बना के दिया हुआ है वो कौन सा मेथड है, चेंज इन मास मेथड है। कैसे पता, बैलेंस दिया हुआ है ना, मेजरिंग बैलेंस है। इसमें कह रहा है द डायग्राम शोज द apparatus used to measure the rate of the reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid, right? The mass of the flask and the content is measured at regular time interval. Which graph correctly shows the mass of the flask and the contents? तो कौन सा कर्व होगा हमारा, सी वाला। ठीक है, एक तो मास वाला देखो, याद रखो बस, वॉल्यूम वाला शेप ऐसे बनेगा और मास वाला शेप हमारे पास इस तरह से डिक्रीजिंग कर्व बनेगा और जीरो पे टच नहीं करेगा वो। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, सी। चलो क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द यूज ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शंस। स्टेटमेंट 1 है कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। क्या कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, नहीं डिक्रीज करता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत लिखी हुई है, क्योंकि आगे वो पूछ रहा है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है, वो तो डिक्रीज करता है कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड स्टेटमेंट है अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये बात सही है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और थर्ड में कह रहा है कैटलिस्ट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। देखो यील्ड हम कहते हैं प्रोडक्ट को। अब जो प्रोडक्ट कैटलिस्ट का यूज करने से, अभी अभी हमने बात की थी कि कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैटलिस्ट कम या ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इट कैन नॉट इंक्रीज द यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। यील्ड कह रहे हैं मतलब प्रोडक्ट को कहते हैं यील्ड। तो क्या कैटलिस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। सिर्फ आंसर क्या है, टू ओनली। सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, बाकी दोनों गलत है। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 में कह रहा है विच प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। अभी आपने ना ये तीनों रिएक्शन पढ़े नहीं है, ये तीनों रिएक्शन आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ लोगे। लेकिन आपने ये ऑप्शन ए तो पढ़ा हुआ है ना, द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमाटाइट ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस। क्या इसमें हमने कोई कैटलिस्ट यूज किया था? जब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन किया था फ्रॉम हेमाटाइट ओर, तो हमने लाइमस्टोन यूज किया था, कैल्शियम कार्बोनेट, हमने कोक यूज किया था एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और हमने हेमाटाइट और यूज की थी आयरन। कोई कैटलिस्ट नहीं था, तो इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट नहीं था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन वाले में। बाकी ये जो नीचे के 3 रिएक्शंस है ना, ये भी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन तीनों में कैटलिस्ट होता है, एक ही चैप्टर में आ जाएंगे तीनों। चलें आगे बढ़ते ना, रोक देना अगर कहीं पे कोई सवाल समझना है। क्वेश्चन 5 अभी हम नहीं कर रहे, ये आगे वाले चैप्टर का दला हुआ है गलती से ना। क्वेश्चन 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 बहुत रिपीट भी हुआ है बहुत बार। और दूसरी बात, क्वेश्चन 6 जो है ना वो एज इट इज रिपीट हुआ है, मतलब इसका आंसर आपने अगर इन केस याद भी होना चाहिए आपको। और ये क्वेश्चन ए लेवल में भी बहुत बार रिपीट किया है सेम इसी वैल्यूज के साथ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द ग्राफ कर्व वन वाज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द डिकम्पोजिशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन peroxide solution catalyzed by manganese 4 oxide। कैटलिस्ट यूज करेगा मैग्नीज 4 ऑक्साइड, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है विच ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज, विच चेंज या ऑल्ट्रेशन टू द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट कंडीशन वुड प्रोड्यूस कर्व 2। मतलब कर्व 1 को वो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट कह रहा है, बोला ऐसा हमने क्या चेंज करा है कि जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसका कर्व 2 बन रहा है। अब आपने ये बात रियलाइज करनी है कि जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट 1, वो ज्यादा फास्ट है क्योंकि उसका ग्रेडियंट ज्यादा स्टीपर है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट 2 का कर्व है वो स्लो है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट 2 में जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बन रही है वो ज्यादा बन रही है। तो ये दोनों चीजें आपने कंपेयर करनी है। अब अगर आप कह रहे हो लोअरिंग द टेम्परेचर, चलो
तो हम पहले टेम्परेचर का, सियाला ने कहा कि टेम्परेचर लोअर करने से हमारे पास कर्व टू बना है। तो बेटा टेम्परेचर कम करने से हमारे पास रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो कर्व टू का जो ग्रेडियंट है वो कम हो गया, ये बात तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। बट हाउ कम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कर्व टू में, एक्सपेरिमेंट टू में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देखो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वाई एक्सिस पे ज्यादा ऊपर तक जा रहा है वो, एज कंपेयर टू कर्व वन। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया, बट चेंज इन टेम्परेचर कैन नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। देखो अगर आप चिकन कुक कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास 1 kg चिकन है, अगर आप 1 kg चिकन ज्यादा टेम्परेचर पे पकाओ, मतलब या और कम टेम्परेचर पे पकाओ, मतलब एक बार आप स्टोव में जेंटल फ्लेम पे कुक करो और स्ट्रॉन्ग फ्लेम पे कुक करो, तो जब आप ज्यादा हीट पे पकाओगे तो क्या चिकन ज्यादा पक जाएगा? या अगर कम हीट पे पकाओगे तो क्या चिकन ज्यादा पक जाएगा? नहीं। दोनों केसेस में अमाउंट ऑफ चिकन तो सेम रहेगा ना, हाँ बस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, हीट ज्यादा दोगे तो जल्दी पक जाएगा, लेकिन बनेगा तो उतना ही ना। तो टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से किसी भी तरह अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम या ज्यादा नहीं हो सकता। रेट ऑफ रिएक्शन कम ज्यादा हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कम करोगे कम हो जाएगा। ठीक है। तो चेंजिंग टेम्परेचर कैन नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। टेम्परेचर लोअर करने से रेट ऑफ रिएक्शन तो लो हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो ज्यादा हुआ है वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन डी कह रहे हो, यूजिंग अ डिफरेंट कैटलिस्ट। चलो कैटलिस्ट आपने कोई गंदा वाला कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिया, मान ली बात, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, लेकिन क्या कैटलिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम ज्यादा कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट डालने से क्या कर्व टू का रेट कम, कैटलिस्ट मैंने गंदा वाला डाल दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट टू में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया, लेकिन कैटलिस्ट से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा ना। तो डी भी नहीं हो सकता। फिर आप कहो कि सी, यूजिंग लेस मैग्नीज फोर ऑक्साइड। मैग्नीज फोर ऑक्साइड कैटलिस्ट है, अगर आपने कैटलिस्ट कम यूज किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम बढ़ेगा। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, कैटलिस्ट कम यूज करोगे तो ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम ज्यादा हो सकता है कैटलिस्ट कम ज्यादा करने से? नहीं हो सकता। तो कभी भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम ज्यादा नहीं हो सकता, सिवाय एक फैक्टर के। वो जो फैक्टर है वो है कंसेंट्रेशन। देखो आपने जितने भी फैक्टर पढ़े हैं, कंसेंट्रेशन इज द ओनली फैक्टर that can change the amount of product as well as the rate of a reaction. अब concentration amount of product भी चेंज कर सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज कर सकता है। कंसेंट्रेशन कम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम ज्यादा कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन आप ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से तो कर सकते हो ना, कि कंसेंट्रेशन चेंज करने से सिर्फ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर कम ज्यादा हो रहा है तो वो सिर्फ कंसेंट्रेशन चेंज करने की वजह से ही हो सकता है और किसी वजह से नहीं हो सकता। मतलब ऑल अदर फैक्टर्स which include temperature, catalyst, surface area, and pressure. Amount of product formed. कैटलिस्ट यील्ड इंक्रीज नहीं करता, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करता है। अभी हमने ऊपर ये जब भी तो कैंसिल किया था वाला ऑप्शन, ये जो थर्ड स्टेटमेंट था, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ अ रिएक्शन, ये क्यों क्रॉस किया था? क्योंकि कैटलिस्ट यील्ड इंक्रीज नहीं करता, कैटलिस्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन फास्ट करता है। वो आप रिवर्सिबल रिएक्शन का थोड़ा सा मिक्स कर देते हो आप लोग, कैटलिस्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज करता है, यील्ड जल्दी जल्दी बना के दे देगा, लेकिन उतनी ही बनेगी जितनी विदाउट कैटलिस्ट बनेगी। सही है सियाला, हसन? नहीं हसन, इस वीक टेस्ट नहीं ले रहे, कोई अगले वीक से स्टार्ट करेंगे, सेटल डाउन हो जाओ रमजान में फिर करते हैं। सही है, समझ आई बात? अच्छा, अब ये जो ऑप्शन ए है ये जरा थोड़ा सा मुश्किल से समझ आता है, लेकिन कोशिश करो समझ आए। इसमें कह रहा है कि इनिशियली जो हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ली थी वो कितनी ली थी?
वो हमने ली थी 100 cm³ उसका वॉल्यूम था, लेकिन उसकी जो कंसेंट्रेशन थी वो कितनी थी? वो थी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है? 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का ये मतलब है कि अगर मैं इसका 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन लूंगा तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 मोल होंगे, राइट? इसके अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने मिक्स करी है ना, वो आपने 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मिक्स करी है। मतलब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप मिक्स कर रहे हो उसके 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे? उसके 1 डेसीमीटर क्यूब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 0.1 मोल होंगे, क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन कम है। देखो, तो जब इन दोनों को आप एक कंटेनर में डालोगे तो दोनों का 1 dm³ 1 dm³ से डाल देते हैं। तो जब दोनों का 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब आप ऐड करोगे तो इन दोनों का वॉल्यूम मिला के कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम इनका हो जाएगा 2 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे इनके? 1 मोल जो है वो वन पहले वाले कंटेनर से आ जाएगा, और 0.1 मोल जो है वो दूसरे वाले कंटेनर से आ जाएगा। तो इनके जो टोटल मोल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1.1। तो टोटल मोल्स तो बढ़ जाएंगे, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कंसेंट्रेशन जो देखोगे ना, ओवरऑल कंसेंट्रेशन, अब अगर इनकी न्यू कंसेंट्रेशन निकालोगे तो मोल्स तो 1.1 है, लेकिन वॉल्यूम भी तो डबल हो गया है। तो अब जो नई कंसेंट्रेशन आएगी वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से भी कम आएगी। 1.1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इट विल बी अराउंड 0.55 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब जो कंसेंट्रेशन है सोल्यूशन की वो कम है पहले वाली कंसेंट्रेशन से, वो जो 1 मोल पर डीएम क्यूब थी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो तो हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल रिएक्टेंट के मोल्स जो है वो तो ज्यादा हो गए ना। मतलब रिएक्शन स्लो चलेगा, देर से प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। समझ आई ये बात? थोड़ी सी मुश्किल है समझना भाई, इसको इस तरह से समझ लो। लेट से अगर आपके पास ना दो अलग अलग ग्लास हैं पानी के, उन दोनों ग्लास में मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला हुआ है। पहले ग्लास में मैंने ना 1 चम्मच चीनी डाली है, दूसरे ग्लास में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। तो कौन सा ज्यादा मीठा होगा? दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, पहले ग्लास में 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर है, दूसरे ग्लास में 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर है। तो ऑब्वियसली जिसमें 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर है वो ज्यादा स्वीट होगा, वो ज्यादा मीठा होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों पानी के ग्लास को एक ही कंटेनर में डाल दूं, तो पहले ग्लास में से कितनी चीनी आएगी? 1 चम्मच। दूसरे ग्लास में से कितनी चीनी आएगी? 2 चम्मच। तो टोटल चीनी कितनी हो जाएगी? 3 चम्मच। लेकिन बेटा टोटल वॉल्यूम भी तो डबल हो रहा है। अब वॉल्यूम भी तो देखो ना, पहले ग्लास में एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी थी, दूसरे ग्लास में एक ग्लास पानी में 2 चम्मच चीनी थी, अब 2 ग्लास पानी में 3 चम्मच चीनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारे पास तीन सोल्यूशन बने हैं, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, तो इनमें से सबसे ज्यादा मीठा कौन सा होगा अभी भी? सबसे ज्यादा मीठा हमारा ग्लास 2 होगा, राइट? और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें पानी भी एक ग्लास है, उसमें 2 चम्मच चीनी है। जो नीचे वाला है उसमें 3 चम्मच चीनी तो है, लेकिन पानी 2 ग्लास है। अगर मैं इसकी मिठास सेम रखना चाहता ना, तो जिस ग्लास में 2 चम्मच चीनी है, अगर मैं 2 ग्लास पानी दूंगा तो उसमें 4 चम्मच चीनी होनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी ये नीचे जो है ना, इन दोनों ग्लास को जब मिलाया तो मेरे पास पानी जो हो गया वो 2 ग्लास हो गया, लेकिन चीनी कितनी हुई? चीनी तो डबल नहीं हुई, चीनी तो 3 चम्मच हुई। अगर आप ये वाला कंटेनर पियोगे तो इसमें पानी भी ज्यादा पी रहे होगे, चीनी भी ज्यादा पी रहे होगे, एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेकंड ग्लास। समझ आई बात? तो जब भी आप कंसंट्रेशन कम ज्यादा करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम ज्यादा होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी कम ज्यादा हो सकता है विद चेंजिंग कंसंट्रेशन। लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, इन सबको चेंज करोगे तो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके। हसन, टेस्ट के बजाय ना मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का प्री मॉक ले लूं। मतलब एक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4। क्योंकि अब जो है ना थोड़ा सा राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। छोटे छोटे टेस्ट में ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। अच्छा भाई, कल की क्लास का बताओ।
कल वही 4 बजे करें स्टार्ट क्लास। आप लोगों के कुछ के क्लैशेस आ गए हैं, कुछ के वो क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, क्या चक्कर है बताओ मुझे जरा। फातिमा बेटा, टेस्ट चेक होकर एक ड्राइव फोल्डर पे जाते हैं, जिस ड्राइव का आपको लिंक दिया जाता है। आई थिंक आपके पास 3 टेस्ट हुए हैं ना, उसमें से 2 तो कम्प्लीटली चेक हो गए, एक आपको मिल गया था, दूसरा वाला आपको आई डोंट नो मिला ही नहीं मिला। मुझे जरा एक मैसेज डाल दो ग्रुप पे, जिस आप ग्रुप, फिर मैं ना जरा कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ वो। 4 बजे पूछ रहा हूँ कल। कल 4 से 5:30 क्लास रख लें। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लैश तो नहीं है किसी का, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर हम एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं चाह रहा हूँ एक क्लास फ्राइडे को कर लो, एक क्लास जो है वो सैटरडे या संडे वाले किसी दिन कर लो, ताकि हम जब आप ट्यूसडे से जो स्टार्ट करें ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें। और विद इन 2 वीक्स हमें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रैप अप करनी है, 2 या 3 वीक्स में, ताकि हम अप्रैल से जो है ना फिर ईयरली सेशंस पे जाएंगे अपना। हाउ मच अर्लियर उमेजा, यू वांट मी टू स्टार्ट अराउंड 3? आई एम नॉट श्योर 3 तक ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बेटा जरा बता दो स्कूल वाले जो होते हैं। 2 वुड बी वेरी अर्ली, इट्स फ्राइडे टुमारो। फ्राइडे प्रेयर्स आ जाएंगी ना बीच में। आई थिंक 4 बजे तक सही है। आपकी कोई क्लैश है उमेजा? कब से कब तक है आपकी क्लास? 4 to 6? ठीक है से आला नोटेड। 4 to 6 क्लास है, 4 to 6, तो बिल्कुल क्लैश कर जाएगा बच्चे। और किसका क्लैश है? उमेजा आप फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो उसका, अगर कल मिस कर दो क्लास। 6 से पहले ओवर हो जाएगी क्लास, डोंट वरी। चलो ठीक है, फिर 4 बजे ही करते हैं। जा सकते हो आप लोग अभी, हाफिज।